दोस्तों नमस्कार। हिंदुस्तान में अक्सर ये कहा जाता है कि जो लोग सत्ता में होते हैं या जो पावर में होते हैं उन पे कानून के हाथ नहीं पहुंच पाते। और यही कारण है कि अगर कोई राजनेता किसी अपराध के मामले में दोषी पाया जाता है या उस पे कोई केस चल रहा होता है तो वो कई सालों तक चलता है और यहां तक भी स्थिति आती है कि वो शायद पॉलिटिक्स से रिटायर भी हो जाए या इस दुनिया से भी रुखसत हो जाए, उसके बाद तक वो केस चलते रहते हैं। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जो पिछले 20 साल, 15 साल, 10 साल से राजनीतिक दलों के ऊपर, खासकर उनके जो बड़े नेता हैं, उन पे केस चल रहे हैं। और इससे एक सबसे बड़ा नुकसान ये होता था कि हिंदुस्तान की आम जनता को ये लगता था कि शायद ये जो कानून है ये आम आदमी के लिए है, बड़े लोगों के लिए कानून नहीं है, क्योंकि उनको तो कभी हमने सजा होते हुए देखा भी नहीं। लेकिन आज से ये स्थिति शायद बदल जाएगी। कारण ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश में ये कहा है कि आने वाले दिनों में जो राजनेता हैं, खासकर एमपीज और एमएलएज, उनके ऊपर अगर कोई कार्रवाई होती है, कानूनी कार्रवाई होती है, तो हाई कोर्ट्स को ये कहा गया है कि आप तुरंत उसका संज्ञान लें और उसको देखें कि जिसको कहते हैं फास्ट ट्रैक कोर्ट, ये कार्रवाई होनी चाहिए। दोस्तों, करीब 10-12 गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने इशू करी हैं। मैं सारी चर्चाएं आपके साथ करूंगा। तब तक आप चाहें तो इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। हमारे संविधान में आर्टिकल 227 में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के पास एक पावर है कि उनके अधीन जितने भी कोर्ट हैं उनका मार्गदर्शन, उनका नियंत्रण, उसका मैनेजमेंट हाई कोर्ट के अधीन होता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को ये कहा है कि आपके पास ये पावर है, आप इसका इस्तेमाल करें। आर्टिकल 227 आप कॉन्स्टिट्यूशन में, जो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा, आप उसको पढ़ भी सकते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है वो डायरेक्शंस में आपके साथ चर्चा करता हूं। सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश है कि हाई कोर्ट चीफ जस्टिस शैल रजिस्टर ए सू मोटो केस टाइटल in redesignated courts for MPs, MLAs to monitor early disposal of pending criminal cases against MPs और MLAs। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट ये कहा है कि जितने भी MPs और MLAs के खिलाफ केस हैं, आप उसमें एक स्पेशल कोर्ट बनाइए और दोबारा केस उसको रजिस्टर करिए एज ए सू मोटो केस, कि ये जो केस है, चाहे पहले वो किसी तालुका में या किसी डिस्ट्रिक्ट में एज ए क्रिमिनल केस चल रहा होगा, आप उसको दोबारा रजिस्टर करिए और रीडेजिग्नेट करिए फॉर द कोर्ट ऑफ एमपीज एंड एमएलएस। उससे ये होगा कि आपके पास अब पूरा फोकस रहेगा उस केस को जल्दी निपटाने का। तो सू मोटो कॉग्निजेंस हाई कोर्ट ले सकता है और उनके चीफ जस्टिस को ये अधिकार दिया गया है। द सू मोटो केस में बी हर्ड बाई ए स्पेशल बेंच लेड बाई चीफ जस्टिस और बेंच असाइंड बाई हिम। चीफ जस्टिस को यह कहा गया है कि आप अपने अंडर एक स्पेशल बेंच बनाइए और इन केसेस को तुरंत सुनवाई करिए, और अगर आप बिजी हैं तो एक बेंच गठित करिए जिसमें इन केसेस की तुरंत सुनवाई होगी। जो स्पेशल बेंच है, द स्पेशल बेंच हियरिंग द सू मोटो केसेस में लिस्ट द मैटर एट रेगुलर इंटरवल्स एज फेल्ट नेसेसरी। इसमें इंपॉर्टेंट बात यह कही गई है कि जो ये स्पेशल कोर्ट्स बनेंगे उसमें फिर तारीख पे तारीख वाली बात नहीं होगी, और आप ये नहीं कह सकते कि हमने जनवरी में सुनवाई करी और अगली सुनवाई हम दिसंबर में करेंगे। जो सुनवाई है वो फास्ट ट्रैक पे होगी, रेगुलर बेसिस पे होगी। फ्रीक्वेंसी 7 दिन की हो, 12 दिन की हो, 10 दिन की हो, ये डिपेंड करता है कोर्ट के ऊपर, लेकिन ये उम्मीद है कि आप जल्दी से इस केस को निपटाएं। द हाई कोर्ट में इशू सच ऑर्डर्स और डायरेक्शंस एज नेसेसरी फॉर एक्सपीडिएशन एंड इफेक्टिव डिस्पोजल ऑफ द केसेस। अब ये जो हाई कोर्ट है ये दिशा निर्देश भी जारी कर सकता है। उदाहरण के लिए कि हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है वो ये आदेश पारित कर सकते हैं कि जो भी ये एमपी एमएलए के केस हैं इनकी सुनवाई
हर महीने होगी या हर हफ्ते होगी या हर रोज होगी, उसमें लोकल जज को यह अधिकार शायद नहीं दिया जाएगा कि वो अपनी मर्जी से अगली डेट दे। वो फ्रीक्वेंसी को तय करने का अधिकार हाई कोर्ट का भी होगा। द स्पेशल ब्रांच में कंसिडर कॉलिंग अपॉन द एडवोकेट जनरल और प्रोसिक्यूटर टू असिस्ट द कोर्ट। जो महाधिवक्ता होते हैं राज्य के, उनको बुला के भी, अगर मान लीजिए सरकार से कोई जानकारी लेनी है, पुलिस डिपार्टमेंट कोऑपरेट नहीं कर रहा है, डिपार्टमेंट से कोई जानकारी लेनी है, वो नहीं आ रही है, तो आप, जो कहा गया है कि एडवोकेट जनरल को बुला के आप उनकी भी सहायता ले सकते हैं। द हाई कोर्ट में रिक्वायर ए प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज टू बियर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एलोकेटिंग द सब्जेक्ट केसेस टू सच कोर्ट्स। अब ये हाई कोर्ट डिसाइड कर सकता है प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज में कि कौन सा केस कहाँ जाएगा। मान लीजिए कोई रेप का केस है, या कोई डकैती का केस है, या कोई एक्सीडेंट का केस है, या कहीं कोई फायर आर्म्स का या हत्या का केस है। हो सकता है कि उसके लिए हाई कोर्ट अलग अलग केसेस या स्पेशल कोर्ट निर्धारित करे, क्योंकि उस तरह की टेक्निकल सपोर्ट, इन्वेस्टिगेटिंग सपोर्ट उस कोर्ट को दी जा सकती है। तो वहां पे उसकी अगर सुनवाई होगी तो फास्ट ट्रैक होगा। तो इस तरह की जो एलोकेशन है वो भी सुप्रीम हाई कोर्ट को कहा गया है कि आप इसको करें। द हाई कोर्ट में कॉल अपॉन द प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज टू सेंड रिपोर्ट्स ऑन सच इंटरवल्स। और साथ ही साथ हाई कोर्ट ये भी कह सकता है कि आपके पास ये 10 केस हैं, आप इसकी हमें वीकली रिपोर्ट भेजिए कि आपने इन 10 केसेस पे क्या किया। इससे ये रहेगा कि जो लोकल जजेस हैं उन पे एक दबाव रहेगा कि उनको जब रेगुलर रिपोर्ट भेजनी है तो उनको एक प्रोग्रेस रिपोर्ट भेजनी होगी। हर बार तो वो ये नहीं लिखेंगे कि साहब पता नहीं वो क्या हो रहा है, अभी हम सोच रहे हैं, या अगली डेट 6 महीने बाद है। हाई कोर्ट अगर इस तरह की डिले देखता है तो अपनी तरफ से स्पेशल आदेश दे सकता है कि इसको किस रफ्तार से सेटल किया जाए। द डेजिग्नेटेड कोर्ट शैल गिव प्रायोरिटी। अब यह है कि कौन से केस को डेजिग्नेटेड कोर्ट को प्रायोरिटी देनी होगी। उसमें साफ कहा गया है कि ऐसे केस जिसमें सजा का प्रावधान या तो डेथ पेनल्टी है या लाइफ सेंटेंस है, इसका मतलब वो बहुत ही ज्यादा गंभीर अपराध है, हीनियस क्राइम्स है, यहां पे ऐसे केसेस को पहले लेना होगा, ताकि अगर इस तरह के अपराधों में अगर कोई एमपी एमएलए शामिल है तो सबसे पहले उनको निपटाया जाए, उनके केसेस को निपटाया जाए। उसके बाद वो केस लिए जाएं या प्रायोरिटी पे जो 5 साल या उससे ज्यादा की सजा याफ्ता जो केसेस हैं उनके, और उसके बाद बाकी केसेस, चाहे वो छोटा सा मानहानि का मुकदमा हो या कोई लॉ एंड ऑर्डर का इशू हो या कोई धरना प्रदर्शन का इशू हो, वो केसेस आप बाद में ले सकते हैं। तो प्रायोरिटी ये है कि पहले गंभीर अपराध, फिर कम गंभीर अपराध और फिर सामान्य अपराध। द ट्रायल कोर्ट शैल एडजर्न द केसेस, शुड नॉट एडजर्न द केसेस एक्सेप्ट फॉर रेयर एंड कंपेलिंग रीजंस। आप बार बार इस तरह के केसेस की हियरिंग को एडजर्न नहीं करेंगे। बार बार तारीख कोई मांगेगा और आप कहेंगे ठीक है अगली डेट, ये नहीं करेंगे। ये तभी होगा जब बहुत ही मजबूरी होगी, ताकि फास्ट ट्रैक कोर्ट की मर्यादा बनी रहे। The Chief Justice may list the cases where stay of the trial has been passed before the special judge to ensure that appropriate orders, including vacation of the stay order, are passed to ensure the commencement of the trial. ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जहां पे आपने देखा होगा कि बड़े बड़े राजनेता जेल से बाहर हैं क्योंकि उन्होंने स्टे ले रखा है। वो स्टे पिछले 2 साल से चल रहा है, 4 साल से चल रहा है, 5 साल से चल रहा है। जैसा अक्सर आपने सुना होगा, सोनिया गांधी जी पे स्टे है, जो नेहरू या जो उसका कांग्रेस की जो एसेट्स की बात हो रही थी, हेराल्ड का, उसका केस है। राहुल गांधी जी पे केस है, उस पे भी स्टे है। और ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जिन पे नेताओं के ऊपर केस तो बने, लेकिन उनको हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने या लोकल कोर्ट ने स्टे कर दिया। और जब वो स्टे हो गया तो अब आके बात कैसे बनेगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ऐसे केसेस जिनको स्टे दिया गया है तो ऐसे स्टेज को वेकेट कराया जाए और उनको फिर दोबारा फास्ट ट्रैक कोर्ट में लिया जाए। इसका मतलब ये है कि अभी तक जो सुप्रीम कोर्ट में लोग पहुंच जाते थे, खासकर जो राजनेता, आपने देखा होगा अक्सर
सुप्रीम कोर्ट को लेट इवनिंग या छुट्टी वाले दिन भी पॉलिटिकल लीडर्स की बेल के लिए खोला जाता था। अब सवाल यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट भी इस तरह की बेल देगा, क्योंकि हाई कोर्ट के ऊपर तो सुप्रीम कोर्ट है। हाई कोर्ट को तो आपने आदेश दे दिया कि आप इस तरह के स्टे को वेकेट कराइए, लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह आती है कि क्या सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट्स के साथ कोऑपरेट करेगा, या हाई कोर्ट में अगर किसी तरह का फास्ट ट्रैकिंग होता है और राजनेता सुप्रीम कोर्ट में आके स्टे ले लेते हैं तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस डिरेल हो जाएगा। तो उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट भी अगली बार से स्टे देने से पहले 10 बार सोचेगा। The principal district and session judge shall ensure sufficient infrastructure facilities for the designated court and also enable it to adopt such technology as expedient for the effective functioning। अब ये आदेश दिया गया है कि जो लोकल कोर्ट्स हैं, छोटे कोर्ट्स हैं, सेशन कोर्ट्स हैं, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर किया जाए और उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए जिससे केसेस की सुनवाई जल्दी हो। इसका मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंसेस से भी अगर कोई राजनेता जेल में है या विदेश में है या दूर दराज में है, आप उसको वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी जोड़ सकते हैं, उनके वकीलों को जोड़ सकते हैं। स्टे ये नहीं कहा जाएगा कि साहब वो ट्रैवल कर रहे हैं इसलिए इसको पास ओवर दे दिया जाए या एडजमेंट दे दिया जाए। इस तरह की डिलेइंग टेक्निक नहीं होनी चाहिए। जैसा केजरीवाल ने ईडी के बुलावे पे नहीं गए ये कहे कि मैं चुनाव के रैली में जा रहा हूं। अगर इस तरह का काम होगा तो जो जस्टिस है वो डिले ही होगा। द हाई कोर्ट शैल क्रिएट इंडिपेंडेंट tab on the website providing district wise information about the details of year of filing, number of subject cases pending and stages of proceedings। अब ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए, अकाउंटेबिलिटी लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हाई कोर्ट्स जो हैं वो अपनी अपनी जो वेबसाइट्स हैं उस पे एक सेपरेट सेक्शन बनाएं और कौन सा केस कब फाइल हुआ, क्या स्टेटस है, क्या प्रोग्रेस है, उस पर डालें, ताकि जनता को ये पता रहे और सुप्रीम कोर्ट भी अगर चाहे या कोई भी अधिकारी चाहे तो ये देख सके कि केसेस का प्रोग्रेस क्या हो रहा है। तो जो इस समय हाई कोर्ट के जजेस हैं या जो सेशन कोर्ट के जजेस हैं उनको भी पता रहे कि केस प्रोग्रेस क्या हो रही। While monitoring the subject cases, the special branch may pass such order or direction as necessary for expeditious disposal of the cases। अब सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को यह कहा है, जैसा हमने पहले बात करी, कि आर्टिकल 227 जिसमें सुप्रीम कोर्ट के पास ये अधिकार हैं कि वो अपने अंडर जो छोटे कोर्ट्स हैं या अपने लेवल के कोर्ट्स हैं वहाँ पे जो चाहे वो दिशा निर्देश दे सकते हैं फास्ट ट्रैक केसेस को हैंडल करने में, खासकर एमपीज और एमएलएस के लिए, मेनली पॉलिटिशियंस के लिए। जो सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिए वो अपनी जगह है, लेकिन हाई कोर्ट को भी अधिकार दिया है कि आप और जो दिशा निर्देश है वो जारी कर सकते हैं। तो दोस्तों, अभी तक हम लोग ये कहते थे कि नेताओं के ऊपर केस नहीं होते, वो जेल नहीं जाते। क्या ये नए ऑर्डर आने से सुधार होगा? ये तो अब वक्त बताएगा। आपको क्या लगता है कि क्या जो जूनियर कोर्ट्स हैं या हाई कोर्ट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश और इन गाइडलाइंस के बाद आपको क्या लगता है कि भारत की राजनीति में जो क्रिमिनल्स हैं क्या उनकी संख्या कम होगी? क्रिमिनलाइजेशन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स में सुधार होगा? आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में लिखिए, क्योंकि ये जानना जरूरी है, क्योंकि आपके क्षेत्र में कितने ऐसे क्रिमिनल्स होंगे जो एमपीज या एमएलए बने और अभी तक उनका कुछ नहीं हुआ। आप उन पे नजर रखिएगा, हो सकता है आने वाले दिनों में आपको उनके आसपास कुछ हलचल दिखे। उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इस क्रिमिनल टेंडेंसी को रोकने में शायद कामयाब हो जाए। अगर ऐसा होता है तो हिंदुस्तान में जो हमारी विधानसभाएं हैं और पार्लियामेंट है वहाँ पे क्रिमिनल्स की संख्या घटेगी और खासकर जो बहुत ही गंभीर आरोपी हैं उनको जो हमारा राजनीतिक सिस्टम है उससे दूर ले जाने में मदद मिलेगी। उम्मीद है ये चर्चा आपको पसंद आई होगी। अपने दोस्तों की जानकारी के लिए आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। फिर मुलाकात होगी,
तब तक वंदे मातरम।